डियर स्टूडेंट, आज जो हमने स्टडी करना है वह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। इनकी गवर्नमेंट भी जो है वो 2 टर्म्स रही। फर्स्ट वन जो है वो 1990 से 1993 तक रही। उसके बाद 1997 से 1999 तक रही। और हमने अभी रिसेंटली भी उनकी गवर्नमेंट को जो है एक्सपीरियंस किया है 2013 से ऑनवर्ड। लेकिन हमने जो आज पढ़नी है, जो उनकी जो फर्स्ट 2 टर्म्स रही हैं, आज हम उनको स्टडी करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने अंडर द मुस्लिम लीग, यानी कि वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी हैं, और उन्होंने पाकिस्तान का ओथ लिया नवंबर 1990 में। इससे पहले जो है बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। जब वो गवर्नमेंट में आए अपने फर्स्ट टर्म में, जो उन्होंने सबसे पहले अनाउंसमेंट की वो थी एग्रीकल्चर पॉलिसी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीगेरियन स्टेट है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है, इसलिए जो भी लीडर आता है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट करें, जिसके लिए उन्होंने उस दौर में 10 करोड़ रुपीज़ जो है वो एलोकेट किए, जो उन्होंने एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस की थी। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टास्क उन्होंने किया वो था प्राइवेटाइजेशन करना है। उसके लिए उन्होंने प्राइवेट कमीशन बनाए, ऑफिशियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे उसके अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश किए, प्राइवेट बैंक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरह से देखिए, जब आपकी स्टेट में प्राइवेटाइजेशन होती है तो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन होता है वर्किंग का वो कम हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, और जो गवर्नमेंट जो है वो बेटर वे में काम करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अगर हम आज के दौर में देखें तो कितने ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को जो है एट अ टाइम रिस्पॉन्ड करें। उसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ताकि जो लोगों के इश्यूज़ हैं, जो मसले मसाइल हैं, वो हल हो सकें, उनको बेटर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह नवाज शरीफ गवर्नमेंट में जो बैंक ठीक तरह से दूसरे इंस्टीट्यूशन जो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे या गवर्नमेंट को ठीक तरह से चला नहीं पा रही थी, उनको जो है प्राइवेटाइज़ कर दिया गया, उनको जो है प्राइवेट ऑनर्स को सेल कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है इकॉनमी पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। एक तो जब उसको बेचते हैं उसका पैसा आता है, दूसरा जो है उससे क्या होता है कि वो जब सेल हो जाती है तो वो जो मालिक होता है डेफिनेटली उस कंपनी को चलाता है, उस इंस्टीट्यूशन को चलाता है। तो फिर क्या होता है कि आपकी स्टेट में जो है वो एक सर्विसेज आ जाती है, फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। वो अलग इशू है कि इस प्राइवेटाइजेशन में करप्शन हुई या नहीं हुई। यहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन होती है, हम हिस्ट्री स्टडी करें तो प्राइवेटाइजेशन जहाँ जहाँ होती है, जब जिसने इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस करवाया, मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसमें करप्शन के केसेस भी बहुत ज़्यादा हमारे सामने आते हैं। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है एग्रीमेंट अमंग द प्रोविंसेस ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। एक इरसा का इंस्टीट्यूशन बनाया गया। इरसा एक बॉडी बनाएगी और उसके अंदर वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड को साइन करवाया गया। और इरसा एक बॉडी थी जो ये डिसाइड करती थी कि सूबे को कितना पानी मिलेगा और एनुअली कितना मिलेगा और डेली बेसिस पे कितना मिलेगा। इससे पहले जो था वो प्रोविंसेस हमेशा जो है कन्फ्यूजन का शिकार रहते थे कि हमारे पास वाटर का कितना शेयर होना चाहिए। तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि 1991 में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसके थ्रू जो है वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई अमंग द प्रोविंसेस। और ये वाटर कौन सा था? ये इंडस रिवर वाटर था, जो एक मेन पाकिस्तान में जो रिवर है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो बैतुल माल बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि जो पुअर लोग हों, जो गरीब हों, जो बेसहारा हों, उनको सहारा दिया जाए, उनकी हेल्प की जाए। अगर हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो नवाज शरीफ ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, स्पेशली अफगान पीस प्रोसेस में, कश्मीर इशू में। और जब स्पेशली जब एक्सट्रीमिस्ट ने जो है 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तो बाकायदा उनकी गवर्नमेंट ने कंडेम किया, एक रेजोल्यूशन पास की असम्बली ने, जिसमें उन्होंने जो है बाकायदा रिज़ाइन किया कि इंडिया में इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एक्ट नहीं होने चाहिए। फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने अपनी जो है ना फुल एफर्ट की, अपनी एफर्ट इसलिए गुड एफर्ट की ताकि वो एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश कर सकें विद अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बड़ी अच्छी डिफेंसिव पॉलिसी जो है पाकिस्तान ने अडॉप्ट की जब अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया। नेशनल प्लान की बात करें तो
नवाज शरीफ ने डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई, जैसे नेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, मोटरवे प्रोजेक्ट है, येलो कैप स्कीम है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। इस तरह के जो प्लान्स होते हैं वो हमेशा जो है नेशन को एम्पावर करते हैं। अगेन नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट जो थी वो भी उनकी, जैसे कि पहले बेनज़ीर की हमने स्टडी किया तो उसमें देखा कि बेनज़ीर की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, तो उनकी जो गवर्नमेंट थी वो प्रेसिडेंट ने डिसमिस की। सिमिलरली जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है तो उनको भी प्रेसिडेंट गुलाम सहा खान जो है अपना राइट अंडर द सेक्शन ऑफ 58(2)(b के थ्रू जो है वो उनकी गवर्नमेंट को 1993 में ख़त्म कर देते हैं। और इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा, नवाज शरीफ के ऊपर भी जो है वो करप्शन के केसेस भी होते हैं और डिफरेंट जो है इनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस गवर्नमेंट इसमें मैं आपको बेटा ये बताती चलूँ कि नवाज शरीफ ने जो है बाकायदा एक पिटीशन जो है जो उनके प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया था कि गवर्नमेंट ख़त्म करने का, वो प्रेसिडेंट गुलाम सहा खान उनके अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में देती है। लेकिन डिफरेंसेस गुलाम सहा खान और नवाज शरीफ के दरमियान इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं फ्रॉम द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और गुलाम सहा खान जो हैं वो अभी अपने जो है वो क्या करते हैं कि वो मोइन कुरैशी को एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और मुल्क में जो है वो इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर देते हैं। इसी तरह से नवाज शरीफ की जो पहली गवर्नमेंट है वो 1993 में ख़त्म हो जाती है। सेकेंड न्यूज़ जो है नवाज शरीफ का वो 1997 से स्टार्ट होता है। इससे पहले बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी, इनको करप्शन के चार्जेस पे डिसमिस कर दिया गया। फिर इलेक्शन होते हैं, फिर नवाज शरीफ जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो दोबारा पाकिस्तान में एज ए प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो ओथ लेते हैं तो एक टेंशन बन जाती है उनकी नवाज शरीफ गवर्नमेंट की। उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो उस वक्त साजिद अली शाह थे और उनके प्रेसिडेंट जो फ़ारूक अहमद लगारी थी, उनके दरमियान लेटर ऑन दोनों ही रिज़ाइन कर देते हैं और ये जो मसला जो है आर्मी की इंटरवेंशन से रिजॉल्व होता है। सेकेंड जो है चीफ जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ को जो है वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उनके इलेक्शंस होते हैं बाकायदा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें नेशनल असम्बली आपके चारों सूबों की असम्बली इन्वॉल्व होती है जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। तो 1997 में उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता है। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट जो था चीज़ जो नवाज शरीफ ने इसमें एम्फसाइज़ किया वो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन थी। और पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन थी, क्योंकि आप देखिए 1990 से पहले बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, फिर नवाज शरीफ की भी पहले बेनज़ीर की आई, फिर नवाज शरीफ की, फिर बेनज़ीर की, फिर नवाज शरीफ की आई। इससे क्या हुआ कि इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की इतनी अच्छे नहीं रही, इतनी इम्प्रूव नहीं किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने लोन लेना शुरू कर दिए IMF से और उन्होंने बाकायदा डिफरेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई कि पाकिस्तान ने, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कर्ज़ा, जिसे हम कहते हैं कर्ज़ा, सॉरी मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं आ रहा, जो उस वक्त उन्होंने जो है वो जो इकनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, सॉरी जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है रिटायर डेबिट और अडॉन्ट द कंट्री, कि आप जो है मुल्क बचाएं, यानी कि कर्ज़ा उतारे हो मुल्क बचाएं, इनके कर्ज़ा लिया लेकिन उसमें हर बंदे को इन्वॉल्व किया कि जो आप कर्ज़ा उतारने में जो है गवर्नमेंट की मदद करें। कर्ज़ा लेने की उन्होंने मजबूरी बताई कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। और इसी तरह से जो नेशन ने अबाउट 17 मिलियन रुपये जो हैं वो कलेक्ट किए 1999 तक। अच्छा, अभी क्या स्टोरी थी कि जो इन्होंने IMF से कर्ज़ा लिया उसमें बाकायदा जो है लोगों ने कंट्रीब्यूट किया कर्ज़ा उतारने में। होता ये कि आप डिफरेंट टैक्स लगा देते हैं, टैरिफ लगाते हैं, लेकिन नहीं, लोगों ने विलिंगली, जैसे कि आप कोई फ़ंड इस्टेब्लिश कर देते हैं, लोगों ने विलिंगली जो है ना उसमें कंट्रीब्यूट किया। सेकेंड जो है फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट है वो राइट टू वोट, पाकिस्तानीज़ अब्रॉड जो रहते हैं उनको राइट टू वोट दिया गया और ये कहा गया ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लोर क्रॉसिंग, ये एक पॉलिसी है फ्लोर क्रॉसिंग की जो 14 अमेंडमेंट के थ्रू इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। 14 अमेंडमेंट किसमें की गई, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर।
डियर स्टूडेंट, आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग है क्या। बेटा, फ्लोर क्रॉसिंग ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंबर जो है वो नेशनल असेंबली का मेंबर बना है, कोई भी पर्सन, और उसके पास उस वक्त पार्टी टिकट थी मुस्लिम लीग नून की, ठीक है। लेकिन जब वो जैसे ही वो इलेक्ट होता है, नेशनल असेंबली का मेंबर बनता है, तो वो क्या करता है कि वो दूसरी पार्टी की टिकट, यानी कि अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, ठीक है। यानी कि अपने आप को पार्टी वो चेंज कर लेता है, वो दूसरी पार्टी का मेंबर बन जाता है। इस तरह दूसरी पार्टी की सीट बढ़ जाएगी और जो पहली पार्टी उसकी सीट एक कम हो जाएगी। इसे कहते हैं फोर क्रॉसिंग। इस चीज़ को ख़त्म किया गया, इस चीज़ को 14 अमेंडमेंट के थ्रू ख़त्म किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और जो ऐसा करेगा उसको पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा। उसके बाद कंसेंसस होते हैं 1998 में, मरदमशुमारी से कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली आप ये पता करते हैं कि आपके मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है, एजुकेटेड कितनी है, अनएजुकेटेड कितनी है, उसमें लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्या, उसको एक डिटेल परफॉर्मा होता है, जिससे आपके मुल्क के बूढ़े कितने हैं, नौजवान कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उनके रोज़गार क्या है, उनकी मंथली इनकम क्या है, वो पूरा उसके थ्रू जो है, कंसेंसस के थ्रू जो है वो सामने आता है। उसके बाद 7 जो है वो एक एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसके थ्रू न्यू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए और पाकिस्तान में एजुकेशन जो है उसको एम्पावर किया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनाई गई। हम सबको पता है कि मोटरवे जो हम वैसे ट्रैवल करते हैं, लॉन्गेस्ट मोटरवे है साउथ एशिया की, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाई। 1998 में जाके कंप्लीट हुई इसकी इनॉग्रेशन। उसके बाद रिपील ऑफ कॉज ऑफ 58(2)(b फ्रॉम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा, जो क्लॉज 58(2)(b है, बेसिकली ये वो क्लॉज है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो जब चाहे नेशनल असेंबली को ख़त्म कर सकता है, इसको डिसॉल्व कर सकता है, और जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सीट से हटा सकता है, उसकी कैबिनेट को डिसमिस कर सकता है। 58(2)(b को यूज़ करते हुए बेनज़ीर की दोनों गवर्नमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया, नवाज शरीफ की एक गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया उनके प्रेसिडेंट ने। इसलिए इस क्लॉज को जो है नवाज शरीफ ने विद द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन थ्रू 18 अमेंडमेंट इस क्लॉज को ख़त्म कर दी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास अब पावर नहीं रही थी कि वो नेशनल असेंबली को किसी भी टाइम डिसॉल्व कर सके या ख़त्म कर सके। उसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनता है। वी ऑल नो डैट एटॉमिक ब्लास्ट किए जाते हैं 28 मई 1998 को किए जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 7th एटॉमिक पावर बन जाता है, और एक हम इस रीजन में जो है इंडिया के साथ हेड टू हेड आ जाते हैं। इससे पहले इंडिया एटॉमिक पावर था, न्यूक्लियर पावर था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा ख़तरा रहता था कि इंडिया हम पे हमला कर सकता है। लेकिन 28 मई 1998 को जो है पाकिस्तान एटॉमिक पावर बन जाता है, न्यूक्लियर पावर बन जाता है, जो कि इस रीजन में जो है जो एक इंडिया की सिक्योरिटी थी उसको ख़त्म कर देता है, और पाकिस्तान इंडिया के हेड टू हेड आ जाता है। बेटा, मैं यहाँ पर आपको यही बताती चलूँ स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोग्राम था न्यूक्लियर पावर का, इसको इनिशिएट किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। उसके बाद इसको ऑनवर्ड जो है तो ज़ियाउल हक ने इसको थोड़ा सा आगे लेके गए, और उसके बाद जो है नवाज शरीफ ने इसको कंप्लीट किया। जो 11th इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है उनके नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में, वो लाहौर डिक्लेरेशन, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो लाहौर को विज़िट करते हैं एज अ मैसेंजर ऑफ पीस एंड गुडविल, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनको वेलकम करते हैं। दोनों के दरमियान एक डिक्लेरेशन साइन होता है जॉइंट, और डिक्लेरेशन का पर्पज़ जो है पीस एंड गुडविल होता है। उस डिक्लेरेशन को क्या कहते हैं? लाहौर डिक्लेरेशन कहते हैं। जो 12 इम्पॉर्टेंट वर्क है ड्यूरिंग द नवाज शरीफ गवर्नमेंट, वो है कि नवाज शरीफ ने वापडा का जो इंस्टीट्यूशन है वो मिलिट्री को हैंड ओवर कर दिया, ताकि मिलिट्री इसको देखिए इसमें जो करप्शन है उसको ख़त्म करें, जो लोड शेडिंग है उसको रिड्यूस करें, ठीक है, और ताकि इस इंस्टीट्यूशन को प्रोडक्टिव बनाया जाए। थर्ड जो चीज़ है जो उनकी गवर्नमेंट की रिमूवल की भी वजह बनी हुई है, कारगिल इन्वेजन। जब पाकिस्तान ने कारगिल जंग की बिटवीन जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, लेटर जो है पाकिस्तानी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, वो उन्होंने जो है वो इंटरवेंशन किया और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान सीज़ फायर हो गया। लेकिन अब इस इशू को में जो है वो एक डिफरेंस नज़र आया बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिलिट्री, ठीक है, आर्मी और नवाज शरीफ के दरमियान एक डिफरेंस रेज हुआ, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे नहीं बताया गया, और मिलिट्री का ये एजेंडा था, मिलिट्री का ये स्टैंड था कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बाकायदा ब्रीफ किया
इसी तरह से इसी बेस पे जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अनडेमोक्रेटिकली जो है सॉरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वो ख़त्म कर दी। गवर्नमेंट में मुआशरा लगा दिया 12 अक्टूबर 1999 में, और इसमें जो है उन्होंने बाकायदा एक केस फाइल किया जिसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उन्होंने उनका प्लेन जो है वो हाईजैक करने की कोशिश की, और उनको जो है इस बेस पे उनकी गवर्नमेंट में यानी कि मियां मोहम्मद मुशर्रफ की गवर्नमेंट में जो है इनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। उनको डिक्लेयर किया गया वो अनफिट हैं किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड करने के लिए। ये स्पेशल कोर्ट ने इनको किया, यानी कि जो नवाज शरीफ का जो उन्होंने केस दायर किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ने किया था अगेंस्ट नवाज शरीफ, उसको जो है एक स्पेशल कोर्ट ने हेयर किया, और इस तरह उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया, उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया। कहाँ पे वो सऊदी अरेबिया चले गई। उसके बाद यानी कि एग्ज़ाइल का मतलब जिला वतन कर दिया गया, मुल्क से उनको बाहर भेज दिया गया। ये एक वॉर थी, एक टग ऑफ वॉर थी बिटवीन द आर्मी एंड द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट कि जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे पे एलिगेशन लगाई रिगार्डिंग द कारगिल वॉर। ठीक है, कारगिल वॉर तो सीज़ फायर हो गई, लेकिन उसके बाद किसने इनिशिएट किया, किसी कहने पे किया, क्या गवर्नमेंट को पता था, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में थी कि मिलिट्री का जो है उसका स्टैंड था। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल हैं जिसमें जो है गवर्नमेंट उस वक्त की कुछ कह रही थी और मिलिट्री कुछ कह रही थी, और नवाज शरीफ ने ये डिसाइड किया था अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है डिसमिस कर दिया जाएगा और न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट किया जाएगा। वो उस वक्त जो है जो अब्रॉड में गए हुए एक जो है किसी कंट्री के दौरे पे गए हुए थे, विज़िट पे गए हुए थे, लेकिन उनका प्लेन को हाईजैक का एक केस बनाया गया, उनको रोका गया जो है एयरपोर्ट में एंटर होने से, और इस तरह सारा एक इशू चलता है जिसके बेस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। जब मुशर्रफ को पता चला कि उनको डिसमिस करने के बारे में सोचा जा रहा है, उनकी प्लेन को भी हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने लैंड किया तो उन्होंने पूरे मुल्क में जो है मुआशरा डिक्लेयर कर दिया, उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से नवाज शरीफ की जो सेकंड गवर्नमेंट है वो भी ख़त्म हो जाती है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर यानी कि इस वीक का जो सेकंड लेक्चर है उसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई बेटा, या कोई और चीज़ आप इनसे रिलेटेड पूछना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।